आ जाएंगे सभी साथी। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन था? पिछले सेशन में हम लोगों ने साथियों वैंथम का जो चैप्टर था, जेरेमी वैंथम, उसको समाप्त किया है। और आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, जिसे हम देखेंगे जे.एस. मिल के नाम से। जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। तो साथी सभी लोग आ जाएंगे। सभी साथियों को जोड़ लें अपने। आप पता है कि थोड़ा गले में दिक्कत चल रही है, इस वजह से थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ रहा है साथियों। जोड़ लीजिए सभी साथियों को। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को साथियों। हम लोग डाल दीजिए टॉपिक अपना, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जे.एस. मिल। इनका जो जीवन काल रहा 1806 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक, इनका क्या रहा? इनका जीवन काल रहा साथियों। समझ गए इतनी बात? चलिए, तो मैं आपको बताऊं साथियों, थोड़ा सा आप लोग सुने। एक कहानी टाइप का। देखिए, किसी भी विचारक का यदि आपको जीवन परिचय याद करना है तो आप एक एक कहानी के टाइप से याद कीजिए। कहानी टाइप सुना कीजिए और कहानी के हिसाब से ही उसको एक बार सुना करें, उसके बाद लिखे करें। उसके बाद साथ ही उसका आप स्वयं रिवीजन करा करें। वीडियो देख लें बाद दोबारा, या फिर उसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है हमारी, या फिर जो जे.एस. मिल, अब मैं जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए मैं क्या बोलूँगा? शॉर्ट फॉर्म में जे.एस. मिल बोलूँगा बार बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी बात को। चलिए, तो जो जे.एस. मिल है हमारे, जे.एस. मिल का जो जन्म हुआ साथियों, वो 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में किसका जन्म हुआ? तो जे.एस. मिल का जन्म हुआ साथियों। ठीक है। इनके जो पिता थे, इनके पिता कौन थे? इनके पिता जो थे वो कौन थे? जेम्स मिल। ये लीजिए, हम बात कर रहे हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की। लेकिन इनके जो पिताजी हैं, इनके पिता का नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल में और जे.एस. मिल में आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा साथियों। जे.एस. मिल के पिता कौन है? तो जेम्स मिल हैं। ठीक है। जे.एस. मिल जो थे वो प्रारंभ से ही प्रतिभावान छात्र थे। क्या थे? प्रतिभावान छात्र थे। इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही, 8 वर्ष की उम्र में ही प्लेटो के दर्शन और हेरोडोट्स के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था साथियों। हेरोडोट्स जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जे.एस. मिल थे, ये प्रारंभ से ही क्या थे? प्रतिभावान थे। इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में प्लेटो के दर्शन और हेरोडोट्स के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। समझे साथियों? जे.एस. मिल बचपन से ही तार्किक और नैतिक बन चुके थे। जे.एस. मिल क्या बन चुके थे? जे.एस. मिल बचपन से ही तार्किक और नैतिक बन चुके थे साथियों। इस समय इंग्लैंड में बेंथम के उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था वो अपने चरम सीमा पर था। मैंने आपको बताया कि इस समय क्या था? इस समय
बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था वो अपनी चरम सीमा पर था। और बेंथम के अनुयायी थे कौन? जेम्स मिल, जो जेएस मिल के पिताजी थे। तो जेम्स मिल किससे प्रभावित थे? बेंथम से प्रभावित थे। और बेंथम के क्या थे? अनुयायी थे साथियों, अनुयायी थे। वे बेंथम को मैंने आपको बताया कि बेंथम से क्या थे प्रभावित थे? जेम्स मिल, जो जेएस मिल के पिताजी थे। मैंने आपसे बताया कि ये जो जेम्स मिल थे अपने पुत्र जेएस मिल को, जेम्स मिल अपने पुत्र जेएस मिल को बेंथम का शिष्य बनाना चाहते थे। किसका? बेंथम का शिष्य बनाना चाहते थे। और आगे चलकर वह बेंथम का शिष्य बना। कौन? जेएस मिल। और साथियों शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। मैंने आपको बताया कि साथियों जो जेएस मिल थे ये प्रतिभावान थे। तो अपनी प्रतिभा के चलते ये आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव बने। क्या बने? ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव बने। मैंने कहा आपसे भैया जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचे अपनी प्रतिभा के चलते। कौन? जेएस मिल। तो जेएस मिल शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात क्या बने? ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्लर्क बने, उसके बाद क्या बने? उसके सचिव बने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव बने। साथियों जेएस मिल की 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में जेएस मिल की दोस्ती हुई। किससे दोस्ती हुई? अपने से बड़ी उम्र की महिला, विवाहित महिला हैरियट टेलर, क्या नाम था? हैरियट टेलर से इनकी क्या हुई? मुलाकात हुई या फिर दोस्ती हुई। तो हैरियट टेलर से अपनी उम्र की जो महिला, अपने से ज़्यादा उम्र की महिला थी, जेएस मिल से ज़्यादा उम्र की महिला थी, उससे इनकी दोस्ती हुई 25 वर्ष की आयु में। वो क्या थी? वो महिला विवाहित थी। कैसी थी वो महिला साथियों? विवाहित थी। 20 वर्ष पश्चात हैरियट टेलर के पति की मृत्यु हो गई। और जब हैरियट टेलर के पति की मृत्यु हुई तो हैरियट टेलर और जेएस मिल विवाह के बंधन में बंध गए। साथ ही इन्होंने दोनों ने क्या कर ली? इन दोनों ने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। किस किसने? हैरियट टेलर और जेएस मिल ने, है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि हैरियट टेलर जो थी वो ज़्यादा दिन तक जेएस मिल का साथ नहीं निभा सकी। हैरियट टेलर जेएस मिल का ज़्यादा दिन तक साथ नहीं निभा सकी। और साथियों कुछ समय पश्चात में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? हैरियट टेलर की। किसकी मृत्यु हुई भैया? हैरियट टेलर की मृत्यु हो गई। जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी। जेएस मिल ने जो अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी, यह पुस्तक हैरियट टेलर को समर्पित करी। यह पुस्तक किसको समर्पित करी? तो हैरियट टेलर को समर्पित करी। और हैरियट टेलर को इस पुस्तक को समर्पित करते समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से क्या है? लेखिका है। उसकी सद सद की भावना ही, उसकी सद सद की भावना ही मेरे लिए प्रेरणा रही है। मेरे लिए क्या रही है? प्रेरणा रही है। उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। क्या कहा उन्होंने? उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। तो साथियों आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आगे आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे लिखते चलेंगे, क्योंकि फिर समय ज़्यादा खिंच जाएगा हमारा। अगर पूरा जीवन परिचय हम लोग कहानी के टाइप में ऐसे बता देंगे तो फिर क्या होगा? फिर समय ज़्यादा लगेगा लिखने में। या फिर आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको समझा दे करूँगा, थ्योरी में बता दे करूँगा, आप लिख लीजिए करिए, या फिर मैं लिखवा रहा हूँ। जैसा आपका मन करे वैसा आप चलते रहिए, आपकी इच्छा है। वरना जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में बता दिया करें मुझे।
चलिए साथियों, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए JS मिल। JS मिल का जन्म, JS मिल का जन्म 21 मई, कौन सी मई? 21 मई 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में, संपन्न परिवार में हुआ, परिवार में हुआ। इनके पिता कौन थे? तो पिता कौन थे इनके पिता? पिता थे जेम्स मिल। कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल इनके पिता थे। JS मिल, लिखिए JS मिल। JS मिल बचपन से ही प्रतिभावान थे, प्रतिभावान थे। इन्होंने 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की अवस्था में 8 वर्ष की अवस्था में प्लेटो के दर्शन एवं हेरोडोट्स के ग्रंथों का हेरोडोट्स के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। अध्ययन कर लिया था। तो इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही प्लेटो के ग्रंथ, यानी कि प्लेटो के दर्शन और हेरोडोट्स के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। JS मिल बचपन में ही तार्किक, नैतिक और तार्किक बन चुके थे। लिखिए साथियों, JS मिल बचपन में ही नैतिक और तार्किक बन चुके थे, और तार्किक बन चुके थे। साथियों, ये 8 वर्ष की उम्र में क्या सीख गए? प्लेटो के दर्शन सीख गए और हेरोडोट्स के सभी ग्रंथों के बारे में सीख गए। 8 वर्ष की उम्र में, जहाँ साथियों गांव देहात में 8 वर्ष की उम्र में बच्चे क्या है, नालियों में खेलते हैं, है ना? देखा होगा आप लोगों ने, काय में खेलते हैं? नालियों में खेलते हैं। जूते पहनते हैं और टुकुर टुकुर करते हुए चले जाते हैं नालियों में। तो 8 वर्ष की उम्र में तो हमारे यहाँ खेलते। 15 वर्ष की उम्र तक हमारे यहाँ क्या खेलते हैं? कंचे खेलते हैं। 15 वर्ष की उम्र में कंचे खेलते हैं, 15 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद थोड़े से दिमाग चालू होता है, चलना है, कुछ चल भी रहा भैया दुनिया में, स्कूल भी जाना हम तो भूल गए, हम तो ये सोच रहे बिना स्कूल जाए काम चल जाएगा। तो 15-20 साल बाद तो कल आती है हमारे यहाँ, समझे? तो साथियों ये क्या थे, तो 8 वर्ष की उम्र में तार्किक बन चुके हैं, नैतिक बन गए। प्लेटो के दर्शन और हेरोडोट्स के ग्रंथों को सीख लिया इन्होंने। यहाँ नालियों में पड़े हैं अभी लोग, हैं कंचे खेल रहे हैं। एक खेल वो होता है, वो एक इतनी छोटी डंडी होती है, डंडी के लिए टांग उठा कर पैर के नीचे से मारा जाता है, पेड़ पे के लिए उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, कांय बल्ला बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हमारी तरफ। तो नए नए खेल होते हैं, हमारे बचपन में ये सीखा जाता है।
कंचे से खेलते हैं, है ना। और कंचों में भी एक नया वो चल गया रिवाज, कौन ही गट्टा खेलेंगे, क्या खेलेंगे, कौन ही गट्टा खेलेंगे। चलिए साथ, ये बचपन की बात है, अब आप लोग याद ना कीजिए, क्योंकि अब क्या है हमारी, अब ये सब बातों को याद करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अब अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। भाई कभी ये ना सोच लिएगा भैया 30 साल बाद तो सोचेंगे कि अब क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। तो समय रहते सुधर जाइए, समय रहते आप लोगों के लिए, देखिए बचपन का भी समय होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। लोग जवानी में भी खेलते हैं, बुढ़ापे में भी खेलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब है क्या कि लोग दूसरों के दिमाग से खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। लोगों ने क्या कर दिया है, लोगों ने दूसरे व्यक्तियों के दिमाग से खेलना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने विचारों से खेलना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग अब पढ़ लिख गए हैं, लोग अब तार्किक बन चुके हैं, इसलिए लोगों ने एक दूसरे व्यक्ति के दिमाग से खेलना स्टार्ट कर दिया, विचारों से खेलना स्टार्ट कर दिया है। समझे सर? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, तो इन्होंने क्या कर लिया, जेम्स मिल क्या कर चुके थे, बचपन में ही तार्किक और नैतिक बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने प्लेटो के दर्शन और हेरोडोटस के विचारों, इनके जो उसके ग्रंथ थे उसका अध्ययन कर लिया था। इस समय इंग्लैंड में वैंथम की उपयोगितावाद का विचार चरम सीमा पर था। देखिए साथियों, इस समय इंग्लैंड में वैंथम की उपयोगितावाद का विचार अपने चरम सीमा पर था। चरम सीमा पर था मतलब एक पूरी तरीका से फैला हुआ था, समझे, पूरी तरीका से प्रभाव में था। तो चरम सीमा पर था। जे.एस. मिल के पिता जेम्स मिल वैंथम के अनुयायी थे। क्या थे? वैंथम के अनुयायी थे, अर्थात इनके विचारों से प्रभावित थे। अर्थात जेम्स मिल वैंथम से काफी प्रभावित थे। क्या थे? काफी प्रभावित थे। ये अपने पुत्र जे.एस. मिल को वैंथम का शिष्य बनाना चाहते थे। तो वैंथम का शिष्य बनाना चाहते थे किसको? जे.एस. मिल को। आगे चलकर जे.एस. मिल वैंथम का शिष्य बना वैंथम का शिष्य बना और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात
शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर क्या हुए? नियुक्त हुए। जे.एस. मिल अपनी प्रतिभा के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सचिव भी बने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या बने? सचिव भी बने। इतनी बात आपको समझ में आई? साथियों, जे.एस. मिल की दोस्ती 25 वर्ष की आयु में, लिखिए, जे.एस. मिल की 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की आयु में अपने से बड़ी उम्र की विवाहित महिला हैरियत टेलर से दोस्ती हुई। क्या हुई? दोस्ती हुई। मैंने आपको क्या बताया कि जे.एस. मिल की 25 वर्ष की आयु में अपने से बड़ी उम्र की महिला, विवाहित महिला हैरियट टेलर से इनकी दोस्ती हुई। 20 वर्ष पश्चात हैरियत टेलर के पति की मृत्यु के पश्चात जे.एस. मिल और हैरियत टेलर विवाह के बंधन में बंध गए। दुर्भाग्यवश लिखिए, दुर्भाग्यवश ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि हैरियत टेलर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? हैरियत टेलर की मृत्यु हो गई।
जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक जे.एस. मिल जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? ऑन लिबर्टी लिखी। कौन सी लिखी भैया? ऑन लिबर्टी लिखी। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी लिखी तथा इस पुस्तक को हैरियत टेलर को समर्पित किया तथा इस पुस्तक को हैरियत टेलर के लिए क्या किया? समर्पित किया। और हैरियत टेलर को समर्पित करते हुए लिखा, और हैरियट टेलर को समर्पित करते हुए लिखा कि, तो समर्पित करते हुए क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है, लिखिए, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है, तो मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। उसकी सद की भावना ही उसकी, लिखिए, उसकी सद की भावना ही उसकी सद की भावना ही मेरे लिए प्रेरणा रही है। तो मेरे लिए प्रेरणा, उसकी सद की भावना ही मेरे लिए प्रेरणा रही है। उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। लिखिए, उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। तो साथियों, मैंने आपसे बताया कि जो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक लिखी जे.एस. मिल ने, वो अपनी पत्नी हैरियत टेलर के लिए समर्पित की। और हैरियत टेलर को समर्पित करते समय उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। क्या है? लेखिका है। उसकी सद की भावना ही मेरे लिए प्रेरणा रही है। उसकी सद की भावना मतलब कदम कदम पर जो चलने की जो भावना थी, मेरे लिए क्या रही है? प्रेरणा रही है। उसकी प्रशंसा ही मेरा क्या है? मेरा पुरस्कार है। उसकी प्रशंसा ही मेरा
पुरस्कार है, इतना प्रेम, प्रेम था। आप जानते हैं जो जे.एस. मिल को स्वतंत्रता प्रेमी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता पर तो इन्होंने किताब लिख दी, कौन सी, ऑन लिबर्टी। अरे ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो स्वतंत्रता पर तो लिखी गई पुस्तक है। मैं आगे पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता पर क्या विचार था इनका। साथियों इतना रफ कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे आपने लिख लिया होगा, मैं इतनी तेज नहीं पढ़ाता, ठीक है। चलिए, लिख लिया होगा इतना तो पता है मुझे। सभी बढ़िया अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग। चलिए साथियों, अच्छे से गहन अध्ययन करते रहिए साथियों, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी किसी भी बात की दिक्कत नहीं लीजिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। साथियों क्लास के लिए शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि देखिए जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी भी पहचान नहीं बढ़ेगी। कहीं ना कहीं देखिए हम भी नए हैं और हो सकता है कि हम भी कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाएं, तो इससे अच्छा है कि यदि आप हमें समर्थन कर देंगे तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अपना ही इतना हो जाएगा कि कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। लेकिन आप साथियों, आप लोग समर्थन नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फिर जाना पड़ेगा। चलिए साथियों, तो मैंने आपको बताया कि जो जे.एस. मिल थे वो अपनी प्रतिभा के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रहे, सचिव भी बने, सचिव भी बने। साथियों जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जे.एस. मिल जो थे, जे.एस. मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, सचिव थे, सचिव थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, पूछा गया जे.एस. मिल से कि भाई कैसे कैसे झगड़ा हुआ, क्यों क्रांति हुई। तो साथियों आप जानते कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करना, उसके कार्यकाल को समाप्त करना। तो उसे तो एक बहाना मिल गया, ब्रिटिश सरकार को एक बहाना मिल गया कि भैया 1857 का विद्रोह हो गया। तो क्या कर लिया फिर ब्रिटिश सरकार ने, आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यकाल को ही समाप्त कर दिया 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को समाप्त कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यकाल समाप्त कर दिया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। इससे जे.एस. मिल जो है काफ़ी दुखी हुए, इससे जे.एस. मिल काफ़ी दुखी हुए साथियों, जे.एस. मिल काफ़ी दुखी हुए। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन के बारे में दुख भरे शब्दों में क्या लिखते हैं, क्रोधित भरे शब्दों में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा देख, मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा हुआ देख 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा, कि मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा हुआ देख 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा। साथियों जैसा आप लोग भी कहते हैं कि हे भगवान इस बार हमारा यूजीसी नेट निकल जाए, इस बार हमारा टीजीटी या पीजीटी निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे जो है तुम्हारे दरबार पर आकर 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 1 कुंटल लड्डू बंटवाएंगे। हैं, ये क्या ऐसी आपकी भी मान्यता होती हैं, आप भी मांगते हैं? तो उसी प्रकार से जे.एस. मिल जो थे, जे.एस. मिल ने भी कहा कि मैं पामस्टोन को, क्योंकि भाई पामस्टोन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को समाप्त कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त की बारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो जाएगी अब, ठीक है। तो क्या हो गया कि पामस्टोन के बारे में क्रोधित भरे शब्दों में लिखते हैं कौन, जे.एस. मिल। क्या कहते हैं कि मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा हुआ देख 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा। 1865 ईस्वी में जे.एस. मिल उदारवादी दल की तरफ से
इंग्लैंड में सांसद बने। क्या बने? सांसद बने। और आप सभी जानते हैं कि ये क्या थी, ये स्वतंत्रता के प्रेमी थे। तो जब ये बोलने खड़े होते थे संसद में तो भैया बोलते ही रहते थे, बोलते ही रहते रहे, चुप होने का कोई नाम ही ना है इनका। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्लैडस्टोन ने इनके बारे में लिखा कि जब पार्लियामेंट में जब जे.एस. मिल भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी संत के पाठ का प्रवचन सुन रहा हूँ, किसी संत के पाठ का प्रवचन सुन रहा हूँ। तो लॉर्ड ग्लैडस्टोन कहते हैं जे.एस. मिल के बारे में, क्योंकि वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, बोलने में अपनी रुचि रखते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे स्वतंत्रता प्रेमी थे जब तो उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, दोस्ती कर ली। समझे साथियों? बात को समझे करो, बात को समझा कीजिए आप लोग, क्योंकि उस चीज़ से सारांश निकालने का प्रयास कीजिए। जिस आदमी को स्वतंत्रता का पता नहीं वो इंसान क्या मतलब दोस्ती कर लेगा, प्रेम विवाह कर लेगा? एक इंसान परंपराओं प्रथाओं में लटका हुआ है, उसे स्वतंत्रता का क्या महत्व पता है? उसको क्या पता आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है, उसको क्या पता आर्टिकल 19 क्या होता है? उसको नहीं पता। जो जानता है उसको पता है। समझे साथियों? तो चलिए लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जे.एस. मिल की जो पुस्तक थी, कौन सी? ऑन लिबर्टी पुस्तक इन्होंने किसको समर्पित करी? इनकी पत्नी हैरियट टेलर को इन्होंने ऑन लिबर्टी पुस्तक समर्पित करी। और पुस्तक को समर्पित करते हुए क्या लिखा? इन्होंने कहा कि मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक एवं आंशिक रूप से लेखिका है। वह उसकी प्रेरक और आंशिक रूप से क्या है? लेखिका है। उसकी सदसद की भावना ही मेरे लिए प्रेरणा रही है। उसकी सदसद की भावना ही मेरे लिए क्या रही है? प्रेरणा रही है। उसकी प्रशंसा ही मेरा क्या है? पुरस्कार है। उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। लिखिए साथियों आगे। 1857 की क्रांति के समय, लिखिए 1857 की क्रांति के समय जे.एस. मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव थे। सचिव क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सचिव थे। 1857 की क्रांति के बाद, लिखिए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट, मैं साथ ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को समाप्त किया गया। कार्यकाल क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इससे जे.एस. मिल काफी दुखी हुए। इससे जे.एस. मिल काफी दुखी हुए। काफी क्या हुए? दुखी हुए। और तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन के बारे में लॉर्ड पामस्टोन के लिए, लिखिए के लिए
क्रोधित भरे शब्दों में, क्रोधित भरे शब्दों में लिखते हैं कि तो क्रोधित भरे शब्दों में लिखते हैं कि मैं पामस्टोन को, लिखिए मैं पामस्टोन को, क्रोधित भरे शब्दों में लिखते हैं कि मैं पामस्टोन को, मैं पामस्टोन, मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा हुआ देख, फांसी पर चढ़ा हुआ देख 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो क्रोधित भरे शब्दों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पामस्टोन के बारे में क्या लिखते हैं जे.एस. मिल? तो उन्होंने लिखा कि मैं पामस्टोन को फांसी पर चढ़ा हुआ देख 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा। साथियों, 1865 ईस्वी में जे.एस. मिल उदारवादी दल की तरफ से, लिखिए 1865 ईस्वी में जे.एस. मिल उदारवादी दल की तरफ से, उदारवादी दल की तरफ से इंग्लैंड में सांसद बने। क्या बने? इंग्लैंड में सांसद बने। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसीलिए ये जब संसद में बोला करते थे तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया करते, नाम ही नहीं लेते थे। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्लैडस्टोन ने इनके बारे में लिखा कि, क्या लिखा? इनके बारे में लिखा कि पार्लियामेंट में जब, लिखिए क्या लिखा? कि पार्लियामेंट में जब जे.एस. मिल बोलते हैं तो ऐसा लगता है
लगता है कि, तो ऐसा लगता है कि किसी किसी संत का प्रवचन या पाठ सुन रहे हूं, सुन का पाठ सुन रहे हूं। तो ये बात किसके बारे में बोली? जेएस मिल के बारे में बोली। किसने कहा? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन ने इनके बारे में कहा साथियों। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। उसके बाद साथियों अगली बार जेएस मिल को सर्दी भी लग गई शादी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा होता है सुबह सुबह क्लास भी होती है तो सर्दी लग जाती है, ऊपर से ऑफलाइन भी जाना होता है हमें, तो साथियों दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा, तबीयत खराब चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बने रहें। मैंने आपको बताया कि अगली बार जेएस मिल को किसी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया तो वो सांसद बन ही ना पाए, सांसद नहीं बने। अगली बार किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। मिल के समय में इंग्लैंड में नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद का बोलबाला था। मिल के समय में किसका बोलबाला था? नकारात्मक उदारवाद या फिर पूंजीवाद। नकारात्मक उदारवाद का मतलब है कि राज्य जो है वो आवश्यक कारणों तक सीमित था। राज्य क्या था? वो आवश्यक कारणों तक सीमित था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की सुरक्षा वगैरह वगैरह, इन सभी तक क्या था? राज्य सीमित था। ठीक है, सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, इन सब तक ही क्या था? राज्य सीमित था। ये था हमारा नकारात्मक उदारवाद। तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। तो राज्य जो था, राज्य क्या करता था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। मतलब हस्तक्षेप नहीं करता था, जिसको जैसा बनना है बन जाओ, जिसको जैसा बनना है बन जाइए। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों कि हमारे जो जेएस मिल था, आपसे जेएस मिल के लिए किसी पार्टी ने अगली बार टिकट नहीं दिया, क्योंकि ये ज़्यादा बोलते थे स्वतंत्रता पर, है ना, तो इसलिए किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया दोबारा से। मिल के समय में क्या थे? नकारात्मक उदारवाद या फिर पूंजीवाद प्रचलित था। नकारात्मक उदारवाद राज्य आवश्यक कारणों तक सीमित था। नकारात्मक उदारवाद में क्या होता है कि राज्य जो होता है वो आवश्यक कारणों तक सीमित होता है, सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, इन सब तक ही सीमित होता है। और राज्य आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता था, क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य, जिसको जैसा बनना है, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आप अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, राजनीतिक क्षेत्र में चाहे आप मोदी बन जाओ, चाहे आप एक पार्टी के सदस्य बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मिल पहले ऐसे विचारक थे साथियों जिन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में सामाजिक विषमता का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। सामाजिक विषमता क्या है? स्वाभाविक है, क्योंकि सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। सभी व्यक्ति जो हैं वो समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। कोई व्यक्ति अमीर घर में जन्म लेता है और कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है। इसलिए राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है साथियों, इतनी पहले चलिए लिख लीजिए, धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। लिखिए, अगली बार, यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिए। अगली बार
मिल को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वे सांसद नहीं बन पाए। आगे लिखिए, मिल के समय में इंग्लैंड में नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद। उदारवाद का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवाद। नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद प्रचलित था। अर्थात राज्य आवश्यक कार्यों तक सीमित था। राज्य आवश्यक कार्यों तक सीमित था। राज्य क्या था? आवश्यक कार्यों तक सीमित था। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। क्या करता था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। मिल पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक मिल लिखिए, मिल पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। क्या लिखा? कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। क्या लिखा? मिल कहते हैं कि सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। जन्म नहीं लेते हैं। कुछ लोग
अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं। गरीब घर में पैदा होते हैं। तो कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं। इसीलिए राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। किसकी नीति? हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। चलिए साथी यहाँ से मिटा दीजिए, उसके बाद देखते हैं। साथियों समझ में आता है नहीं? बता दीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए कीजिए कि क्लास कैसी लगती है। देखिए आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन हो सकता है और कुछ नहीं। आपका एक कमेंट हमारे लिए यह दर्शाता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे जो साथी हैं उन लोगों के लिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। साथियों हम बहुत सौभाग्यवान हैं जो कि आप लोगों के जीवन में हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में जगह मिली है, या फिर जो हम मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं साथियों। साथ ही कोशिश कीजिए कि हम क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप लोग ही हमारी पूंजी हैं। हम आपसे बताएं, क्योंकि जब आप लोग समर्थन नहीं देंगे तो फिर हम बेकार हैं, समझे? हम फिर बेकार हैं, समझे? चलिए, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, तो मैंने आपको बताया कि पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है। सामाजिक विषमता क्या है? स्वाभाविक है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते हैं। इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? कुछ व्यक्ति गरीब घर में पैदा होते हैं। कुछ व्यक्ति गरीब घर में पैदा होते हैं। इसलिए मिल कहते हैं कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। चल लिखिए, इसीलिए राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। इसलिए राज्य को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए और विषमता मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और विषमता मिटाने और विषमता मिटाने का
प्रयास करना चाहिए। विषमता मिटाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए साथियों। क्या करना चाहिए? विषमता मिटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जेएसमिल ने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लेकिन क्या कहते हैं राज्य में? लेकिन मिल ने राज्य में राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसलिए मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा गया। इसलिए क्या रखा गया? इसीलिए मिल को सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा गया। साथियों सकारात्मक का मतलब होता है ये कर वो कर, इस क्षेत्र में भी काम कर, इस क्षेत्र में भी काम कर। नकारात्मक का मतलब है किसी भी क्षेत्र में काम मत कर। सीधे सीधे सिद्धांत है, ये मत करो वो मत करो। समझ साथी, जब तो उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि एक समान लोग हों, लोगों की स्थितियां समान हो, लोगों में सामाजिक विषमता दूर हो। इसलिए इन्हें सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में रखा गया। लेकिन सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। लेकिन जेएसमिल सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। लेकिन मिल सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। लेकिन ये क्या नहीं बन पाए? सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए साथियों। नहीं बन पाए। मिल जो थे वो जिम्मेदारी उन्मूलन के पक्षधर थे और अनार्जित आय का विरोध करते थे। लिखिए, मिल जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। क्या थे? पक्षधर थे। और अनार्जित आय का विरोध करते थे। अनार्जित आय का मतलब होता है कि जो पैसे से पैसा कमाया जाता है, धन से धन जो कमाया जाता है उसे हम अनार्जित आय बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में क्या होता है कि कुछ साहूकार होते हैं जो, या फिर ब्याजू होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, वो पैसे से पैसा कमाते हैं, धन से धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी अनार्जित आय को इसका विरोध करते थे। कौन? मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया। लिखिए साथियों, मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया।
नैतिकता का समावेश किया, नैतिकता का समावेश किया और नैतिक उपयोगितावाद का जनक बनने का श्रेय प्राप्त किया। और किसका? नैतिक उपयोगितावाद। जब मिलने वैंथम की उपयोगितावाद में किसका समावेश कर दिया? नैतिकता का समावेश किया। तो अब फिर वो किसके जनक कहलाएंगे? तो नैतिक उपयोगितावाद के जनक कहलाएंगे। किसके जनक? नैतिक उपयोगिता, नैतिक उपयोगितावाद के जनक बन गए। क्या बन गए? और नैतिक उपयोगितावाद के जनक बन गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नैतिक उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है भैया? जे.एस. मिल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जे.एस. मिल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, आज हम लोग देख लेंगे, कल देख लेंगे जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक क्या क्या थी। जैसे ऑन लिबर्टी है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, यानी कि प्रतिनिधि सरकार पर विचार है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, उपयोगितावाद है। किसकी विचार? इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, क्लास फिर लंबी खिंच जाएगी, आप लोग भी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए साथियों एफएम गोल्ड परिवार के साथ। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और समर्थन कीजिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा एक कमेंट करके हमको बता दीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, कैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।